गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के मणसा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के छठे दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना अब भारत की विदेश नीति का है केंद्र बिंदु। कहा, भारत अब आतंकवाद को देता है मुंहतोड़ जवाब। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। कोलकाता में पार्टी के मोर्चा संयुक्त सम्मेलन में होंगे शामिल। पंचायती राज सम्मेलन के समापन समारोह में भी लेंगे भाग। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 2000 से अधिक कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। खेल की खबरों में भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। रोमांचक फाइनल के मलेशिया में 4-3 से हराया और प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई। भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर की। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने खेली अर्धशतकीय पारियां। दोनों टीमों के बीच आज खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और वे आज अहमदाबाद के 16 में स्थित साइंस सिटी में क्रेडाई गाही द्वारा आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही गांधीनगर के मणसा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उनका मणसा के बहुचर माता मंदिर में पूजा और दर्शन का कार्यक्रम भी है। केंद्रीय गृह मंत्री मणसा में एनएसजी के क्षेत्रीय हब का शिलान्यास करने के साथ ही गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह गांधीनगर के सरढव में आयोजित भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के छठे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल कच्छ जिले के कोटेश्वर में सीमा सुरक्षा बल के मूरिंग प्लेस की आधारशिला रखी और नवनिर्मित चिड़िया मोड़, ब्यारे बेट संपर्क मार्ग तथा हरामी नाला में ओपी टार का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों परियोजनाओं पर कुल 360 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। मूरिंग प्लेस कोटेश्वर का भूमि। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि आउटपोस्ट टावर के बनने से पाकिस्तान की ओर से हो रही हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना अब भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे डिलिमिटाइट करना है, ये आज हमारे विदेश नीति का एक टेंडर डीटो है। दुनिया की सोच तभी बदलेगी जब वो देखते हैं कि जो शिकार हैं आतंकवाद के, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य देखा, तो दुनिया भी देखती है कि हमारे जहां एक दृष्टता के साथ हम जवाब देंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पर लेकर अब भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा यहां पार्टी की कई सांगठनिक बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। नड्डा आज राज्य से पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों और जिला परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे।
वह राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठक के साथ ही पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठन की स्थिति का जायजा लेंगे। नड्डा दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। आज से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार सेल्फी विद तिरंगा पहल के अंतर्गत अब तक लगभग 7 लाख सेल्फी प्राप्त हो चुकी हैं। वहीं पिछले वर्ष 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाकघरों के माध्यम से इसकी आपूर्ति की गई है। जो लोग भी इसे खरीदना चाहते हैं तिरंगे पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में आज से लेकर 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। स्कूलों में कॉलेजों में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों ने बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आजादी के जश्न में शामिल होने का बुलावा मिलने पर स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दिल्ली में पिछले 22 वर्षों से काम कर रही पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर चंद्रकांता लखेरा ने पीएम द्वारा लाल किले पर होने वाले आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाने को अपना सौभाग्य बताया। मैं श्रीमती चंद्रकांता लखेरा स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पद के रूप में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा आमंत्रण मिलने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर निधि बेला जश्न आज़ादी के कार्यक्रम की साक्षी बनने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार वे पति संग स्वतंत्रता दिवस समारोह देख सकेंगी। मेरा नाम निधि बेला है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मुझे और मेरे पति संजीव सिंह को इस बार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर गंगाधर डार को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाया गया है। वो इस बुलावे को लेकर काफी उत्साहित हैं। मेरा नाम गंगाधर डारा है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। जो इस बार 15 अगस्त पे लाल किले पे कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें मेरे को उन नर्सेज में शामिल किया गया है जिसको एज ए स्पेशल इनवाइटी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसको लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आयोजन स्थल पर बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय पर्व पर सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसकी समीक्षा के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री की रूट से लेकर लाल किले के आसपास कई किलोमीटर के दायरे पर सुरक्षाकर्मी व खुफिया एजेंसियां नजर रख रही हैं। लाल किले के आसपास 11 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेंगी।
केवल आपातकालीन और विशेष लेबल वाले वाहनों को गुजरने की अनुमति होगी। दिल्ली, यूपी व दिल्ली हरियाणा के सभी बॉर्डरों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और बीते कई माह से सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। जानकारी के मुताबिक तलाशी अभियान पिछले 24 घंटों में 12 हथियार, 6 गोला बारूद और 8 विस्फोटक सामान बरामद कर लिए गए हैं। शनिवार रात जारी मणिपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक प्रेस बयान में कहा गया कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक सामान्य है। हालांकि पिछले 24 घंटों में गोलीबारी और प्रदर्शनकारियों की जमा होने की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। बयान में आगे कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने तलाशी के दौरान 25 पैकेट भी बरामद किए हैं, जिसमें लगभग 27 किलोग्राम अफीम होने का संदेह है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मणिपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष के बयान में आगे कहा गया कि राज्य के पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों के विभिन्न स्थानों पर कुल 121 चौकियां खोली गई हैं और पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में उल्लंघन के संबंध में 1580 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर 92 भरे हुए वाहनों और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अन्य 112 भरे हुए वाहनों की आवाजाही कड़ी सुरक्षा उपायों के साथ सुनिश्चित की गई है। भारत सतत ऊर्जा के समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया भर में सबसे आगे रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम इसका एक और उदाहरण है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्रालय ने हरित कल के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का 1715 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट है। ये कार्यक्रम न केवल भारत में स्थायी समाधान प्रदान कर रहा है, बल्कि दुनिया को एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भी मार्गदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत सतत ऊर्जा के समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया भर में सबसे आगे रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम इसका एक और उदाहरण है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्रालय ने हरित काल के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का 1715 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट बनाया है। टिकाऊ भविष्य के लिए 6 अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र और 11,100 से अधिक छोटे बायोगैस संयंत्र काम कर रहे हैं। औद्योगिक लकड़ी, अपशिष्ट वन अवशेष और ऊर्जा वृक्षारोपण आधारित बायोमास का उपयोग अब बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम न केवल भारत में अस्थायी समाधान प्रदान कर रहा है, बल्कि ये दुनिया का एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के कई हिस्सों में अभी भी झमाझम मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि कई इलाकों में इसकी तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में आज और कल अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दोनों दिन बहुत तेज बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। इस बीच चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्की मोड़ के समीप भूस्खलन से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। भूस्खलन के कारण राजमार्ग के दोनों तरफ कई वाहनों के फंसे होने की खबर है। इस बीच लोगों से भूस्खलन स्थल से दूर रहने की आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि 24 जून से हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत हुई थी और इसके बाद से यहां बारिश से काफी नुकसान हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख
You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी. Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और बिहार के गया जिले में जैविक कृषि में लगी महिला किसानों ने श्री विधि की प्राचीन प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने का एक नया तरीका खोजा है। वे दिन के लिए एक विशेष गांव चुनते हैं और एक पेड़ के नीचे एक जगह पाते हैं जो उन्हें धूप से छाया प्रदान करने के लिए पर्याप्त होती है, और इकट्ठा होते हैं और श्री विधि के लाभों के बारे में गीत गाना शुरू करती हैं। खेतों में गुनगुनाती गीत गाती ये महिलाएं विकास की एक नई इबारत लिख रही हैं। जी हाँ, ये महिलाएं हैं गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के नकनुपा ग्राम की, जो श्री विधि से खेती करके न केवल अपनी आय में कई गुना का इजाफा कर रही हैं, बल्कि प्रकृति का संरक्षण भी कर रही हैं। दरअसल श्री विधि खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कम लागत और कम पानी की जरूरत पड़ती है और उत्पादन अच्छा खासा होता है। इसमें जैविक खाद का प्रयोग होता है, गोमूत्र और गोबर से खेती की जाती है। यहाँ प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादकता बढ़ती है, जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। फाइल प्रोडिंग और सोर्शियन होने से मिट्टी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है। श्री विधि जो तरीका है खेती करने का, इसमें लागत कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। कम पानी में भी किसान कर पाते हैं और इसमें कोई भी रसायन का व्यवहार नहीं किया जाता है। और जब प्रथम बार भी कहीं पर इसका जब परीक्षण हुआ तो प्रथम बार भी उपज बढ़ती है किसानों की, और किसान इससे अधिक उपज पाते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल। बिहार में महिला किसानों के इस श्री विधि समूह की सदस्य अनीता देवी कहती हैं कि मुझे इन गीतों को गाना शुरू किए 6 या 7 साल हो गए हैं। शुरुआत में मैंने गीत गाने और गीत लिखने का प्रशिक्षण लिया और अब मैं औरों को भी प्रशिक्षित कर रही हूँ। जमा होते हैं तो वहाँ हम लोग गीत गाते हैं, तो गीत के माध्यम से थोड़ा सा भीड़ भी अच्छा लगता है और गीत के माध्यम से ज़्यादातर समझते हैं और करते भी हैं। कुछ लोकप्रिय धुनों पर तो कुछ पारंपरिक लोकगीत। जरा गौर से सुनिए। ये सभी गीत क्षेत्र में पानी और श्रम बचाने वाले गुणों के बारे में संदेशों से भरे हुए हैं। ये जहां आसपास के खेतों में काम करने वाली महिला किसानों के लिए सुलभ वातावरण प्रदान करते हैं, तो वहीं उन्हें सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। गांव की महिलाएं गायन में शामिल होती हैं और जब तक गीत समाप्त हो जाते हैं, वो फसलों और लोगों के स्वास्थ्य पर रसायनों के दुष्प्रभावों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती हैं। हम जब गांव में जाते हैं, किसान दीदी से बात करते हैं, बात करने के बाद उनको प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उनसे उनको करने से हम जो बताते हैं श्री विधि से करना है, जैविक खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है, इससे उनको बहुत तरह का लाभ होता है। जैसे कि उनको पानी का बचत होता है, बीज का बचत होता है, मेहनत कम लगता है, उत्पादन जाता है, और जो फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा है उनका बढ़ जाता है। गरीब किसान के लिए श्री विधि वरदान साबित हो रही है और यही कारण है कि गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उत्पादन बढ़ाने में श्री विधि से खेती करने के लिए जोर दिया जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान आवामी पार्टी BAP के सेनेटर अनवर उल हक काकड़ को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज के बीच बातचीत के बाद सहमति बनने पर अनवर उल हक को कार्यवाहक प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया। और अमेरिका में हवाई राज्य में माउई द्वीप में लगी जंगल की भयावह आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। जानकारी के मुताबिक अभी भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।
बचाव दल नुकसान की जांच कर रहे हैं और इस घटना को राज्य की अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है। अनुमान है कि आग में कई इमारतें जलकर नष्ट हो गईं। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि चेतावनी के बावजूद आग इतनी तेजी से कैसे फैल गई। और क्रीमिया को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल को निशाना बनाकर यूक्रेन ने कई मिसाइलें दागी हैं। रूस के अनुसार यूक्रेन ने क्रीमिया पुल पर सतह से हवा में मार करने वाली S-200 गाइडेड मिसाइल प्रणाली से हमला करने का एक प्रयास किया। हालांकि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने इसका पता लगाकर हमले को नाकाम कर दिया। रूस द्वारा नियुक्त क्रीमिया के प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि आज 2 यूक्रेनी मिसाइलों को मार गिराया गया है। अक्स्योनोव ने आगे कहा कि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह भी बताया कि क्रीमिया को निशाना बनाकर किए गए 20 यूक्रेनी ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन के इस हमले में 20 में से 14 ड्रोनों को मार गिराया गया है, जबकि बाकी बचे 6 को जब्त कर लिया गया है। हमलों के प्रयास के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों ने निर्दोष नागरिकों की जान जोखिम में डाल दी है और हम हमले की जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। और भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-3 से हरा दिया। भारत ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। भारत की ओर से पहला गोल खेल के पहले क्वार्टर में गुरजंत सिंह ने किया, जो पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से आया। हालांकि पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले मलेशिया ने बराबरी का गोल दागकर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। लेकिन दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली। मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले एक और गोल किया और स्कोर लाइन को 3-1 कर दिया। लेकिन इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत ने जबरदस्त तेजी दिखाई और तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले 2 गोल कर स्कोर लाइन को 3-3 कर दिया। इससे एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक के द्वारा आया। भारत ने चौथा गोल खेल के चौथे क्वार्टर में किया और मैच और खिताब को 4-3 से अपने नाम किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि एशियाई चैंपियनशिप में शानदार जीत पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये भारत की चौथी जीत है, जो हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। इसके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश में गर्व की भावना जगाई है। हमारे खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि भारत की चौथी जीत के दौरान हर गोल और हर पल ने भारतीय गौरव का एहसास कराया है। हमें देश की हॉकी टीम के योद्धाओं पर नाज है। Let me congratulate the team India for winning the Hockey Asian Champions Trophy for the men's category. What a final. As I said before the game, let the best team win and let us have a good final. We had a very thrilling final and the best team has won. This is just the beginning, and I'm sure in the Asian Games, hockey is going to do well and India is going to win the highest ever medal in the upcoming Asian Games. और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत के नाम रहा। कल खेले गए इस मैच को भारत ने 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जवाब में भारत ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी निभाई। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 84 रन की पारी खेली,
जबकि शुभमान गिल 77 रन बनाकर आउट हुए। सीरीज का 5वां व अंतिम मुकाबला आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। और आइए अब देख लेते हैं देश भर के मौसम का हाल। देखते हैं विभिन्न शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात